हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल चाल है? प्रगति ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था जो भारत की सबसे नवीन संरचना है मैदानी भाग, उनको देखा था। और आज हम स्टार्ट करेंगे भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसको। सबसे पहले देखते हैं कि जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वह तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इस कारण से इसे प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं। भारत को किस कारण से बोला जाता है प्रायद्वीपीय भाग? क्योंकि इसके तीनों ओर समुद्र से घिरा है, जल से नहीं, समुद्र से घिरा होने के कारण भारत को प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं। पूर्व की साइड में है बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम में है अरब सागर, और भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। भारत के जो प्रायद्वीपीय भाग है उसकी उत्पत्ति, उसका ओरिजिन काल अरबों वर्षों पहले हुआ था। जो प्रायद्वीपीय भाग है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड में भूगर्भीय हलचलों के कारण उसमें विखंडन हुआ। विखंडन होने के कारण जब भारत अफ्रीकन प्लेट से सटा हुआ था वह टूट के उत्तर की तरफ मूव करने लग गया। उत्तर की तरफ मूव करते करते यूरेशियन प्लेट से टकराया। और आज जो प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, वह जब भारत मूव कर रहा था तो 33 सागर था। 33 सागर में आज भारत का प्रायद्वीपीय भाग स्थित है। तो 33 सागर जब यूरेशियन और इंडियन प्लेट का टकराव हुआ, तो जैसे जैसे टकराव हुआ तो जो 33 सागर में अवसाद थे, जो यूरेशियन और इंडियन प्लेट के द्वारा लाए गए जो अवसाद थे नदियों द्वारा, वह मतलब गोला आकार होते होते पर्वत का रूप ले लिया। इस कारण हिमालय का निर्माण हुआ। फिर मैदानी प्रदेश का निर्माण, जो हिमालय से जो नदियां निकल रही है उसके द्वारा लाए गए अवसाद से मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ। और प्रायद्वीपीय भाग सबसे प्राचीन, कठोर और रवेदार है। अब जो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है, प्रायद्वीपीय भारत की समुद्र तल से ऊंचाई देखें तो वह औसतन ऊंचाई 600 मीटर है। औसतन ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। लेकिन अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें, समुद्र तल से पश्चिमी घाट की बात करें तो समुद्र तल से पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई है वह 1000 मीटर है। और वही पूर्वी घाट की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 400 मीटर। प्रायद्वीपीय भारत की टोटल चौड़ाई है वह है 1400 मीटर, जो अरावली से लेके शिलोंग तक है। और इसकी जो उत्तर से दक्षिण तक की देखें, उत्तर बिंदु विंध्याचल श्रेणियां और दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी तक देखें तो इसकी टोटल लंबाई है वह है 1800 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है वह है 1400 किलोमीटर। तो ये था प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई और चौड़ाई। अब देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत की श्रेणियां हैं, इसकी ऊंची चोटियां हैं, उनको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अरावली श्रृंखला को। अरावली श्रृंखला गुजरात के पालनपुर से लेके गुजरात के
पालनपुर से लेके दिल्ली के मजनू टीले तक है। इसके औसत जो उसका सबसे ज्यादा विस्तार है वह राजस्थान में है, जहां इसकी टोटल लंबाई 800 किलोमीटर है। वहीं राजस्थान में इसका 540 किलोमीटर के लगभग राजस्थान में ही इसका विस्तार है। राजस्थान में ही जो अरावली श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कहाँ पे स्थित है ये? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। इसकी जो ऊंचाई है वह है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। फिर हम देखते हैं गुजरात में काठियावाड़ पठार है। काठियावाड़ पठार के ही उत्तर में, काठियावाड़ के नाम से जानते हैं, इसके उत्तर में है मांडव हिल्स, और दक्षिण में इसके है गिर हिल्स। मैं ये नहीं बोल रही कि गुजरात के ऊपरी हिस्से में नहीं, जो काठियावाड़ है, काठियावाड़ का पठार है, उसकी की बात कर रही हूँ। और गुजरात की सबसे ऊंची चोटी गिर हिल्स में है, जो कि गिरनार है। गिरनार गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ है? गिर श्रेणियों में। फिर हम बात करते हैं विंध्याचल की। विंध्याचल अरावली के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्ण रूपेण मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका एक पार्ट यानी इसी का विंध्याचल का ही पार्ट बोला जाता है, जिसे कैमूर बोला जाता है, कैमूर श्रृंखला। इसी का एक पार्ट है कैमूर, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश और बिहार में है। बिहार में कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश में। फिर इसके दक्षिण में आते हैं ये है सतपुड़ा। सतपुड़ा की पहाड़ियां एकमात्र ऐसी पहाड़ श्रृंखला है, सतपुड़ा श्रृंखला ऐसी हिल्स है जो ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ब्लॉक माउंटेन मतलब या तो जो जमीन है उससे पर्वत ऊंचा है, जमीन थोड़ी ऊपर उठने से माउंटेन का रूप ले लेती है, या फिर जमीन नीचे गड्ढा बन जाए और दोनों तरफों से मतलब जमीन का ऊंचा उठा हुआ भाग हो, तो इस प्रकार से ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा जाता है। सतपुड़ा जैसे हमने लघु हिमालय को देखा था, लघु हिमालय में देखा था जैसे पीर पंजाल, धौलाधार, ऐसे लघु हिमालय का ही भाग है। उसी प्रकार सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उसी का भाग है। 3 पार्ट है इसके, मतलब 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले है राजपीपला, दूसरा है महादेव, तीसरा है बेकाल। जो महादेव है वहीं पे जो सतपुड़ा है उसकी सबसे ऊंची चोटी है महादेव की श्रेणी में। इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़।
सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है जो कहाँ है, महादेव की पहाड़ियों में। फिर आते हैं जहाँ पे मेकाल है, उस पे सबसे ऊंची चोटी है अमरकंट। मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंट और महादेव श्रेणी की है वह धूपगढ़। जो धूपगढ़ है वह टोटल सतपुड़ा श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। यही अमरकंट से नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी का उद्गम स्थल है। फिर उसके बाद में आते हैं अजंता श्रेणी। अजंता श्रेणी यह महाराष्ट्र में है। जो सतपुड़ा है उसका कुछ पार्ट गुजरात में, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में और झारखंड में, छत्तीसगढ़ में है। ये अजंता श्रेणी है जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद में आता है सतमाला, हरिश्चंद्र और बालाघाट। ये टोटल श्रेणियां महाराष्ट्र में स्थित है। यहीं पे सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। कलसुबाई की चोटी जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। प्रायद्वीप भारत की नहीं है, ओनली ये जो चोटी है वह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। आप अगर राज्य वाइज मैप ओपन करोगे, ज्योग्राफिकल मैप, तो उसमें ये सब आपको मैप के द्वारा अच्छे से याद हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक सीक्वेंस में बता रही हूँ। इतना शायद ही किसी क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा जितना मैं करवा रही हूँ। और आप मैप के द्वारा अगर देखोगे तो आपको इसका सीक्वेंस भी पता चल जाएगा। जैसे उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, क्रम वाइज जो मिलान आता है उसको, यानी सीक्वेंस वाइज इसको जमाने का काम रहता है, वह आप मैप के द्वारा ही कर पाओगे। अन्यथा अगर आप ऐसे पढ़ लोगे ना कि महाराष्ट्र में कौन सी है, मध्य प्रदेश में कौन सी है, या टोटल को भी देख लोगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं रहेगा जब तक आप मैप नहीं देखोगे। तो एक ऐसा करना, पहले तो जो टोटल मैप है उसको देखना कि राज्य वाइज देख लेना। उसके बाद में कंबाइंड मैप को देखना कि कहाँ कौन सी है। कंबाइंड मैप में अगर आपको टोटल ना मिले तो उनको अंडरलाइन कर लेना या फिर उनको लिख लेना, तो आपको आसानी से याद रहेगी। फिर आती है जो पश्चिमी घाट है, वह भारत की सबसे लंबी श्रृंखला है। सबसे भरत हिमालय सबसे लंबा है, लंबी श्रेणी है भारत की, लेकिन वह नेपाल, भूटान इनमें भी विस्तृत है। इसलिए भारत की सबसे लगातार श्रेणी है वह पश्चिमी घाट, सबसे लंबी श्रेणी है पश्चिमी घाट। उसके बाद में हम आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में बाबा बुदन, बाबा बुदन और कुद्रेमुख दो श्रेणियां हैं, बाबा बुदन और कुद्रेमुख। इन्हीं के मध्य जो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है वह है मल्लयगिरी, मल्लयगिरी। इसको ध्यान रखना, यह कहाँ है, बाबा बुदन और कुद्रेमुख के बीच में मल्लयगिरी स्थित है जो कि कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। आप केरल ले लीजिए, सबसे पहले नीलगिरी की पहाड़ियां, फिर अन्नामलाई की पहाड़ियां, उसके बाद में आएगी कार्डमम की पहाड़ियां। तो नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम।
सबसे पहले देखते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी में ही सबसे ऊंची चोटी है वह है दोद्दा बेटा। इसकी जो टोटल लंबाई है वह है 2636 मीटर। इसकी टोटल जो ऊंचाई वह कितनी है दोद्दा बेटा की? 2636 मीटर। हम बोल सकते हैं कि दक्षिणी भारत का या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची, सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वह है दोद्दा बेटा। आप जब मैप ओपन करके देखोगे तो उसमें आपको सब चीजें नजर आएगी, लेकिन मैप के द्वारा ही इसको कवर करना है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोद्दा बेटा। फिर आता है जो कि कहाँ पे स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। फिर आता है अन्नाईमलाई। अन्नाईमलाई में सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी। इसकी ऊंचाई है वह है 2695 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। तो आपको पता चल गया होगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। और दूसरे नंबर की कौन सी है? वह है दोद्दा बेटा, जो कि कहाँ है? नीलगिरी में स्थित है। नीलगिरी भारत का जंक्शन के रूप में काम करता है। जैसे हमने पामीर के पठार को देखा था, वहां से अनेक श्रृंखलाएं निकलती है। ट्रांस हिमालय भी वहीं से निकला हुआ माना जाता है। और हिंदुकुश हुआ, यहाँ कुनकुन हुआ, तो ये सब श्रेणियां पामीर घाट से निकली है। इसी प्रकार से जो नीलगिरी श्रेणी है उसी से अलग अलग श्रेणियां निकलती है अन्नामलाई, और इसी से पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन या जंक्शन माना जाता है। फिर आता है, अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो मैं आगे चलूं। अरावली पर्वत श्रृंखला, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर, जो राजस्थान के वो विशेष ध्यान दें। फिर आता है मांडवा हिल्स, जो कि गुजरात में है। गिर हिल्स में ही गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है गिरनार। फिर आता है विंध्याचल का भाग है कैमूर, जो कि जाता है यूपी बिहार तक। फिर आता है सतपुड़ा के ही 3 पार्ट्स है, राजपीपला, महादेव और मेकाल। महादेव श्रेणियों में ही स्थित है धूपगढ़, जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है और महादेव की भी सबसे ऊंची चोटी है। फिर आता है मेकाल में सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक को याद रखना इसलिए जरूरी है कि यहाँ से बड़ी नदियों का उद्गम स्थल है ये, तो यहीं से नर्मदा, सोन और महानदी का उद्गम स्थल है। फिर आते हैं कलसुबाई, जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है। यहीं पे अजंता श्रेणी, जो महाराष्ट्र है वहां पे अजंता श्रेणी, सतमाला और हरिश्चंद्र बालाघाट श्रेणियां हैं। इन्हीं के दक्षिण में कर्नाटक में आता है बाबा बुदन और कुद्रेमुख। जो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है वो मल्लायागिरी है, जो बाबा बुदन और कुद्रेमुख श्रेणियों के मध्य में स्थित है। फिर उसके दक्षिण में आते हैं जहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां और कार्डेमम की पहाड़ियां स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों को जंक्शन के रूप में जाना जाता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा की जो ऊंचाई है वह है 2636 मीटर। वहीं पे ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। वहीं पे आती है अन्नाईमलाई की पहाड़ियों में अन्नाईमुडी भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसकी जो ऊंचाई है वह है 2695 मीटर। तो ये था भारत का। अभी तो पश्चिमी भाग देखे हैं हम, अभी पूर्वी भाग में कुछ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वही उड़ीसा की कुछ श्रेणियां हैं, उनको भी
तो मैं इसको हटा रही हूँ। आपने नोट भी कर लिया होगा। ज्योग्राफी को सबसे मतलब आसान तरीके से याद कैसे रखा जाएगा, वह है मैप। मैप के द्वारा ज्योग्राफी आप कभी भी नहीं भूलोगे, ऐसा याद हो जाएगा आपको। तो मैप के द्वारा आप ज्योग्राफी को ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे बेसिक कम, मैप ज़्यादा यूज कीजिए। जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी में हमें बेसिक जानना जरूरी है, मैप की क्या जरूरत है, वहाँ पे हमें मैप की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी में हमें जरूरत होती है मैप की। तो आप मैप को ज़्यादा से टेबल पे आपकी जो मैप है वह रखा हुआ रहना चाहिए। जो एटलस है वह रखी हुई रहनी ही चाहिए। एक स्टूडेंट के पास में एटलस तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उसे करंट की न्यूज और जो ज्योग्राफिकल न्यूज है उसका नॉलेज होना जरूरी है मैप के द्वारा। फिर चलते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है जावड़ी, उसके दक्षिण में आती है सेरोई और पाल्मी हिल्स। ये याद रखना, इनका सीक्वेंस पूछा जाता है। फिर आते हैं आंध्र में है पालकोंडा और वेलिकोंडा। वहीं पे आंध्र प्रदेश में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाते हैं वह श्रेणी है नल्ला मलाई। नल्ला मलाई। फिर आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में है गरजाट। गरजाट श्रेणियां। वहीं पे पूर्वी भाग में समुद्र तल से मिला हुआ है महेंद्रगिरी। यहीं पे है देवमाला। ये हो गई गुजरात की श्रेणियां। महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट कटापटा है। कटापटा होने का कारण है कि जो पश्चिमी घाट से नदियां निकलती है वह तीव्र गति से होने के कारण इनको छीन भिन्न करती हुई आगे बढ़ती है। तो इस कारण से जो पूर्वी भाग है वह कटापटा है। पश्चिमी घाट में नदियां जलप्रपात बनाती है, क्योंकि वह अवसाद लेके नहीं आती। अवसाद न होने के कारण यहाँ का पानी बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। धुंधला पानी नहीं होने के कारण यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट को जैव विविधता मतलब हॉट स्पॉट बोला जाता है जैव विविधता का। इसी कारण से यहाँ पे जो पश्चिमी घाट में है द्वीप है वह है कोरल द्वीप है, क्योंकि वहाँ पे अवसाद न होने के कारण जो कोरल है वो अच्छी तरह से ग्रोथ करती है। वहीं पे जो पूर्वी घाट है वहाँ पे नदियाँ अपना अवसाद लेके मतलब अवसाद को लेके जाती है और वहीं पे जो समुद्र है वहाँ पे गिराती है। तो जो समुद्र में है वहाँ पे मिट्टी कीचड़ वगैरह रहता है, तो वहाँ पे पानी साफ ना होने के कारण वहाँ पे जो जैव विविधता है वो ना के बराबर पाई जाती है। कोरल रीफ नहीं पाई जाती यहाँ पे। फिर देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है रामगढ़ और इसके दक्षिण में, उत्तर में है रामगढ़ की पहाड़ियां रामगढ़ हिल्स और दक्षिण में है वेलाडीला हिल्स। तो ये है छत्तीसगढ़ में वेलाडीला और रामगढ़ छत्तीसगढ़ में है। वहीं हम आगे बात करें तो राजमहल की पहाड़ियां जो कि
झारखंड में है राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां और जो मेघालय का शिलोंग का पठार है या गारो खासी जयंतियां है, जो पहाड़ियां हैं, वह जो राजमहल की पहाड़ियां है उसी का विस्तृत रूप है, जहां पे जो आज गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने जहां पे मिट्टी का मतलब नवीन संरचना का निर्माण किया है, उसमें गेप था जिसे राजता गेप बोला जाता है या भ्रंश गेप बोला जाता है। तो आगे है जो शिलोंग का पठार है, ये शिलोंग का पठार, और छत्तीस जो झारखंड में है वह है राजमहल। ये मेरे पास में एक ही मैप है, यहाँ पे मैं इतना सारा मैप नहीं बना सकती, इसलिए आपको जहाँ पे मैं बोल रही हूँ छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, उनको ध्यान में रखते हुए आपको जो आपके पास जो मैप है उसमें आपको ढूंढना होगा और याद करना होगा। ये सभी जितनी भी मैंने पहाड़ियाँ बताई है, ये जो श्रेणियाँ बताई है, वह बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो इस प्रकार से ये थी भारत की प्रमुख श्रेणियां जो कि प्रायद्वीपीय भारत की थी। अभी मैं इसमें जो पठार है वह बता देती हूँ। पठार, अब हम आगे जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जहां पे ये अरावली है, अरावली के दक्षिण में मालवा का पठार है, इसके मालवा के पठार के उत्तर में बुंदेलखंड का पठार है, इसी के दक्षिण में बघेलखंड का पठार है। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा के नीचे ही कौन सी श्रेणियां है? विंध्याचल की श्रेणियां। जो मालवा का पठार है वह अरावली और विंध्याचल श्रेणियों के मध्य स्थित है। फिर आता है यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, यहीं पे आता है दंडकारण्य, दंडकारण्य का पठार, और टोटली ये है यहाँ पे ये है तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार, यहीं पे है कर्नाटक का पठार, और ये है दक्कन ट्रेल। इस प्रकार से ये आपके पठार है। यहीं पे राजमहल, राजमहल का ही विस्तृत रूप है शिलोंग, जो कि राजदा गेप से है। राजदा गेप भी बोला जाता है इसको। तो इस प्रकार से यह आपके पठार हो गई। यहाँ पे काठियावाड़ का पठार, तो ये है टोटल आपके पठार। और अब ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार कंप्लीट हो गए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पश्चिमी तट और पूर्वी तटीय मैदान। उसके बाद में एक साथ में वैसे पश्चिमी तट और पूर्वी तट देखने के बाद में हम देख लेंगे द्वीपीय प्रदेश। तो ये है प्रायद्वीपीय भारत का पठार कंप्लीट हो गया। आप मैप के द्वारा इसको जरूर 1 या 2 बार रफ करने की कोशिश करना, ताकि आपको
कंप्लीट ये याद हो सके। तो धन्यवाद आज के लिए, कल मिलते हैं।